हेलो दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्वेश्चन जो 2024 में पूछने वाला है उसको लेकर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है और जिसका इंतजार सारे स्टूडेंट को रहता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो 2024 में इस बार एग्ज़ाम लिखने वाले हैं क्लास 12th के लिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। उनके लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं जो मॉडल पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देंगे। तो याद रखिएगा, ये अकाउंट सब्जेक्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका अगर अकाउंट्स पेपर, अकाउंट्स तो सब लोगों का रहता ही है, अकाउंट्स का हम लोग दो वीडियो भेजेंगे। एक में पूरा एमसीक्यू करेंगे और एक वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्टिव करेंगे। क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सिर्फ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है कि किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, वो बताने वाला एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि इस तरह का सारा वीडियो आपके पास जाएगा। हम लोग इस चैनल में कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का, और सारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं आर्ट्स के भी, अगर कोई कॉन्टैक्ट में आपके स्टूडेंट है या साइंस के हैं, आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो सॉल्यूशन कराएंगे वो सॉल्यूशन कराने वाले हैं अकाउंट्स सब्जेक्ट का। तो ये हम लोग देख रहे हैं झारखंड झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT जो है, रांची वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया क्लास 12 तक, सब्जेक्ट अकाउंट्स। देखिए 3 घंटे का एग्जाम है लेकिन 15 मिनट और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपका एग्जाम है। तो 2 बजे से अगर 5:15 तक है, इसका मतलब 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है। तो ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के लिए मिल रहा है। इसलिए बकाना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। यानी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि आप 15 मिनट एक्स्ट्रा समय लीजिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दबाजी में करके कोई गलत आप आंसर ना लिख लो। इसके लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 80 नंबर का फुल मार्क्स है। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये सारे लोगों को पता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला, परीक्षार्थी यथासंभव सारे उत्तर अपने शब्दों में दे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, टोटल 52 क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यू 30 है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा जो कि 1 से लेके 30 नंबर तक रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब है एक क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, वो आपको लिखना है। ध्यान देना है यहाँ पे ये है, वैसे मैं बता दूंगा नीचे, कि जब हम लोग एमसी को लिखेंगे बहुत बार ऐसा करता है। अभी नीचे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ इस टॉपिक को कि कैसे लिखना चाहिए इसका आंसर। तो याद रखना कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएंगे जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 30 नंबर यहाँ से आ जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक 7 क्वेश्चन, ही 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन, 31 32 33, 31 32 33 34 35 36 37 38। 8 क्वेश्चन में से जो है आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। 8 में से 6 क्वेश्चन बनाना, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, नहीं 6 × 2 12 नंबर यहाँ से आ जाएगा। इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 बनाना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और नीचे जो 47 से 52 है उसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें सॉरी 6 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, 47 से लेकर 52 तक 6 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ये एग्जाम का पैटर्न है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू जो 30 में 30 बनाना है। ध्यान ये रहे कि बहुत बच्चे एमसीक्यू जब आप लिखते हैं ना तो क्या होता है, क्योंकि ओएमआर नहीं मिलेगा। ओएमआर रहता था तो हम लोग क्या करते तो ओएमआर में रंग देते थे कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए इसका आंसर जो भी होगा तो रंग देते ओएमआर में। यहाँ पे ओएमआर नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है आंसर सीट। और आंसर सीट में किसी को भरना नहीं रहता है, घेरना नहीं रहता है। आंसर सीट में जो लिखना होता है उसमें लिखना होगा एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो भी आंसर सही होगा देखिएगा कैसे लिखते हैं। बोलता है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ द फर्म। मतलब है कि एक पार्टनर अपने बिजनेस में पार्टनर तो है ही, साथ ही साथ क्या मैनेजर होता है? नहीं। सर्वेंट होता है, नौकर भी नहीं होता है, मोनोपोलिस्ट नहीं होता है। एक पार्टनर अपने बिजनेस में पार्टनर भी होता है और एजेंट भी होता है। एक पार्टनर अपने बिजनेस का पार्टनर भी होता है और एजेंट भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। तो यहाँ लिखेंगे सी और पूरा नाम लिखेंगे एन एजेंट। एन, अच्छा, एज एन एजेंट, एज एन एजेंट, पूरा लिखते फ्रेश, एज एन एजेंट होता है। क्लियर? तो ये सी ऑप्शन को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है और सी में ये ऑप्शन ये दिया हुआ पूरा कंप्लीट लिखना है। ऐसा नहीं कि 1 का C 2 का भी ये नहीं लिखना है, ऐसा लिखने के लिए नहीं बोला गया। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल दिया गया था
एग्जाम का जो रीशेड्यूल का पैटर्न दिया गया था उसमें साफ साफ जैक ने जारी किया है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना, उस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ वो भी आपको लिखना है। इससे आपके लिए आसान होगा। तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसलिए एक बार आपको बता दिया गया कि आंसर कैसे लिखना है, और बाकी का आंसर हम लोग करते चले जाते हैं। तो पहला का आंसर है कि पार्टनर अपने बिजनेस में पार्टनर होने के साथ साथ क्या होता है, एजेंट भी होता है। एक पार्टनर अपने बिजनेस में पार्टनर होने के साथ साथ क्या होता है, एजेंट भी होता है। यानी पार्टनर पार्टनर भी है और एजेंट भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहलाता है। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी रिकॉर्डेड या रिगार्डेड एज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं, संपत्ति तो नहीं मानते, खर्चा भी नहीं मानते, लायबिलिटी भी नहीं मानते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसलिए याद कीजिएगा जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इससे हमारा प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होता है, ये हमारा खर्च नहीं है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए खर्च नहीं माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है गुडविल का। और चलिए गुडविल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो हम लोग गुडविल का क्वेश्चन बना के देखते हैं कि क्या है, गुडविल कैसे निकालेंगे इसका। तो कौन से मेथड से निकालने बोलता है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट है 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000। 4 साल का प्रॉफिट है। द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज पर गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। सबसे पहले एपी निकालिए। तो एपी बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट देखिए 10, 10, 20 और 12, 32 और 8, 40,000, और बटा नंबर ऑफ ईयर कितना होगा, 4 साल है तो 1 साल का 10,000 आ गया। और गुडविल बराबर क्या होता है बताइए, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल, तो इसका मतलब है इसका गुडविल आएगा 20,000। तो देखिए 20,000 कहाँ पे आंसर है, 20,000 आंसर सी है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुडविल का। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000, ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो 2:3 है के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में इन्होंने समान अनुपात यानी 1:1 में लाभ बांटने का निर्णय किया। ये तो पुराना रेशियो है 2:3 और नया रेशियो 1:1। तो बोल रहा है कि कौन सेक्रीफाइस करेगा और कितना करेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप तो पढ़े हैं, सेक्रीफाइसिंग बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना में नया घटाएंगे, तो चलिए लिखिए एक्स और वाई। तो बताइए पुराना रेशियो इसका कितना है, तो एक्स का पुराना रेशियो 2:3 है। 2:3 को कैसे लिखते हैं, 2/5 और 3/5। कहीं कोई दिक्कत, माइनस 2/5 कैसे है, तो याद रखिएगा रेशियो लिखने के लिए दोनों के हिस्से को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5 हिस्सा, 5 में 2 हिस्सा इसको मिलेगा तो क्या लिखेंगे, और 5 में 3 हिस्सा मिलेगा तो इसको लिखेंगे। माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 1 और 1 कितना 2, तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ भी आ गया 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आता है 10। 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1/10, और यहाँ भी 10 है। 6 माइनस 5 करेंगे तो एलसीएम निकालने तो आना चाहिए सबको। तो जो माइनस वाला होगा ना वो गेन करेगा, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। और जो प्लस वाला होगा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो पूछ रहा है सेक्रीफाइस कौन करेगा, तो सेक्रीफाइस करेगा वाई। और कितना करेगा, तो बोलता है वाई सेक्रीफाइस करेगा और कितना करेगा 1/10 हिस्सा। तो देखिए कहीं होगा वाई सेक्रीफाइस 1/5, ये गलत है। वाई सेक्रीफाइस 1/10 ये सही होगा। वाई सेक्रीफाइस करेगा लेकिन कितना करेगा, 1/10 शेयर। 1/10 शेयर वाई सेक्रीफाइस करेगा। इसका कैलकुलेशन लिखना है तो लिख सकते हैं आप, इसको लिख लीजिए, मैं छोड़ दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कंप्लीट कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते जाएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं, तरीके के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो ये पूरा वीडियो जो है ज़बरदस्त तरीके से सारा चैप्टर वाइज बता रहा है कि कौन कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा करने से क्या होगा। अगर आप पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है दोबारा, जब भी हम लोग पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है तो संपत्ति को लिखने के लिए खाता बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं। अब बोलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे होंगे और उसमें अचानक कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाते हैं तो अगर इसमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाता है, अचानक कोई संपत्ति आ जाता है जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आने से, बताइए अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट, URA। अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अगर क्रेडिट साइड में कोई अचानक आइटम आ जाता है तो क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड में क्या होता है, लॉस। तो अचानक अगर आइटम आता है तो इससे पार्टनर को क्या होगा,
फायदा होगा कि घाटा होगा? तो फायदा होगा। तो देखिए फायदा कहीं है, और कौन पार्टनर को फायदा होगा? पुराने पार्टनर को। तो बताइए उपरोक्त में से कोई नहीं गलत होगा? बोलता है किसी साझेदार को ना फायदा ना घाटा, ये भी गलत होगा, घाटा भी गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, कि वर्तमान जो अभी साझेदार हैं उनको लाभ होगा। वर्तमान साझेदार को क्या होगा? लाभ होगा। तो जब भी रिवैल्यूएशन का सिचुएशन आता है तो वहां पे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाता है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आने से, अलिखित संपत्ति आने से क्या होता है? फायदा हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? अभी फॉर्मूला लिख चुके थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ लिखा है न्यू माइनस ओल्ड, गलत होगा, ओल्ड माइनस न्यू सही है। ये आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गेनिंग माइनस ओल्ड होगा ही नहीं, और ओल्ड माइनस गेनिंग होगा ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बी होगा। अच्छा, बोलता है कि अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू अ फर्म। एक नया पार्टनर फर्म में कब आएगा? तो एक नया पार्टनर फर्म में आएगा जब पुराने सारे पार्टनर अपनी सहमति देंगे, ठीक है। बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, याद रखना है, जब तक सभी पार्टनर, पुराने साझेदारों की सहमति से ही नया पार्टनर आ सकता है। यानी किसी एक पार्टनर के सहमति से नया पार्टनर नहीं आएगा। जैसे 3 पार्टनर है, उसमें एक बोल रहा है हाँ आ जाओ, और 2 बोल मना कर रहा है तो नहीं आ सकता। अच्छा, 2 बोल रहा है हाँ, एक मना कर रहा है तो भी नहीं आ सकता। नया पार्टनर फर्म में तभी आ सकता है जब सारे साझेदारों की सहमति होगी किसी नए पार्टनर के एडमिट करने पर। यानी अगर किसी नए पार्टनर को लाने पर सारे साझेदारों की सहमति होगी, तभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोलता है कि नया साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में, यानी नया पार्टनर जब एडमिट करता है तो पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यानी अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करता है और रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो उस रिजर्व को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? तो उस रिजर्व को पुराने पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। देखिए तो है कहीं पुराना पार्टनर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। जी हाँ बिल्कुल, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एडमिट कर रहा है तो उसमें नया वाला भी तो शामिल होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नया पार्टनर को तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया आज बिजनेस में आए हो और उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं तो पुराना जो पार्टनर होगा, क्योंकि ये रिजर्व किसका होगा सोचिए। अगर ए और बी दो पार्टनर पहले से था, ये लोग 1 लाख रुपया जमा करके रखा, आज सी एडमिट हो रहा है नया, तो सी एडमिट हो रहा है तो 1 लाख जो जमा किया उसमें यही दोनों का हिस्सा है भाई, तो यही दोनों में बटेगा, इसलिए पुराने पार्टनर में बटेगा। अच्छा, कौन से रेशियो में बटेगा? तो पुराने रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेगा? तो ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में पुराने पार्टनर में बांटा जाता है। रिजर्व का हिस्सा चाहे प्रॉफिट का हिस्सा सब बांटा जाता है पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, एक नए साझेदार के प्रवेश का कारण क्या है? क्यों हम नए पार्टनर को लाते हैं? उससे उससे क्या होगा? तो नया पार्टनर आने से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो जाता है, फर्म का विघटन, फर्म का विघटन तो नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी फर्म, फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है, पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो जाएगा। पार्टनरशिप का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। साझेदारी पुनर्गठित नहीं हो रही, पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप पुनर्गठित हो रही है, पार्टनरशिप फर्म पुनर्गठित नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पार्टनरशिप का जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, पार्टनरशिप पुनर्गठित हो जाता है, दोबारा बन जाता है। पार्टनरशिप के पुनर्गठन का मतलब है एग्रीमेंट खत्म हो जाना, और एग्रीमेंट अगर चेंज होगा तो पार्टनरशिप क्या होगा? पुनर्गठित हो जाएगा। अब चलते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। जो रिटायर पार्टनर होता है उसको गुडविल किस किस रेशियो में देते हैं? तो रिटायर पार्टनर को पुराने रेशियो में गुडविल नहीं देते हैं, कैपिटल रेशियो में नहीं देते, इक्वली नहीं देते। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूंजी के अनुपात में देते हैं, इक्वल देते नहीं, यही इसी में होगा। जो रिटायर पार्टनर होगा उसको कितना गुडविल मिलेगा? तो पुराना जो हिस्सा बनेगा वही ना गुडविल मिलेगा। जैसे मान ली 3:1 है, और तो 2 हिस्सा वाला रिटायर हो रहा है, तो उसको टोटल गुडविल का 2/6 हिस्सा मिलेगा। तो ये पुराने पार्टनर होगा। संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित यानी रिवैल्यूड वैल्यू पर कहाँ पे दिखाएंगे? तो रिवैल्यूड वैल्यू पर नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? नए बैलेंस शीट में। बताए थे हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन कि हम लोग जो रिवैल्यूएशन होता था, तो नया वैल्यू जो रिवैल्यूड वैल्यू होता था उसको हम लोग कहाँ दिखाते थे? नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको कहाँ दिखाते थे? रिवॉल्यूशन में दिखाएंगे, ठीक है। और जो कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स है उसको कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। इसमें उपयुक्त नहीं होगा, तो इसमें याद रखना सही आंसर क्या होगा? ए। तो 11 का सही आंसर है ए। 11 नंबर में सही आंसर क्या होगा? ए। अब नीचे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए।
क्या लिखा है ठीक से पढ़िएगा। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनका रेशियो, ये देखो रेशियो ठीक नहीं है, इसका बेस ठीक करना होगा। तो चलिए ठीक करते हैं, एक्स वाई और जेड इनका रेशियो है 1/4, 2/5 और 7/20। अब देखिए 20 यहाँ दिया है, सबका बेस ठीक करना होगा, तो इसको तो 20 बनाना होगा सबको, क्योंकि 20 को 4 नहीं बना सकते काट के। देखो तो 7/20 को आप 4 नहीं बना सकते, तो जब 20 को 4 नहीं बना सकते तो 4 को 20 बना सकते हैं ना, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना कर देंगे। तो पहला का आएगा 5/20, इसको 20 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब है 8/20, और इसका आता है 7/20, इसका मतलब अब रेशियो ये हो गया। इसमें बोल रहा है कि जेड फर्म से रिटायर होता है, इसका रेशियो है 5:8:7। ये है एक्स वाई जेड, क्या है एक्स वाई और जेड। और बोल रहा है जेड जो फर्म से रिटायर करता है, तो नया रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो सीधा उसके हिस्से को काट दीजिएगा, तो नया रेशियो होगा 5:8। एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा 5:8 काट देने से। देखो 5:8 कौन सा है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है और ये कंफर्म नहीं है कि उस रिटायर करने वाले पार्टनर का हिस्सा पुराने पार्टनर किस रेशियो में लेगा, तो ऐसे में हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे उसे, सीधा उसके हिस्से को क्या करना है काट देना है, और काटने के बाद जो बचेगा वही नया रेशियो होगा। अच्छा इसमें पूछ देता है गेनिंग रेशियो बताइए, तो इसका गेनिंग रेशियो भी यही होता है, गेनिंग रेशियो भी 5:8 होता है, क्योंकि नया रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों क्या होता है सेम होता है। नया रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों क्या होता है सेम होता है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते में क्या क्रेडिट करें, अगर कोई पार्टनर मर गया तो जो मरा हुआ साझेदार है उसके खाते के क्रेडिट में क्या लिखेंगे। On the death of the partner, the deceased partner capital account will be credited with, पता है क्या क्या उसको क्रेडिट में मिलेगा, तो इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं है। क्या मरे हुए पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो बाकी बचे हुए पार्टनर शेष साझेदारों के ख्याति के हिस्से उसको देंगे, नहीं देंगे। फर्म का पूरा ख्याति दे देंगे, नहीं देंगे, सिर्फ उसके हिस्से का ख्याति देंगे। याद रखिएगा, जब कोई पार्टनर मर जाए या जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तो बिजनेस में उसका हक सिर्फ अपने हिस्से के गुडविल पर है। फिर से ध्यान रखिएगा, जब कोई पार्टनर मर जाए या जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तो बिजनेस में गुडविल जो है उस पर कौन सा हक है उसका, तो बोलता है कि जो रिटायर पार्टनर का हिस्सा का गुडविल होगा उस पर उसका हक बनता है, उसी पर उसका अधिकार बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम इज, बोल रहे कि अगर आप शेयर को प्रीमियम में इशू करते हैं तो उसका पर्पस क्या होगा। प्रीमियम पर निर्गमन से आशय क्या होगा, प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब है फेस वैल्यू प्लस एक्सेस, तो जब हम फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचते हैं तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो बोलता है कि अंशों को अंकित मूल्य से कम में बेचना, कम में बेचना तो प्रीमियम नहीं कहलाएगा। अंकों को अंकित मूल्य से ज़्यादा में बेचना, बिल्कुल, जब ज़्यादा में हम बेचते हैं तो उसी को तो प्रीमियम बोलते हैं। शेयर क्या लिखा है, द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जितना फेस वैल्यू शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 है और 10 वाला शेयर अगर हम 12 में बेचते हैं तो प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम का अमाउंट 2 हो जाएगा। तो प्रीमियम का अमाउंट वो होगा जो हम फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। आगे लिखा है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें कंपनी में, तो लाइबिलिटी साइड में कौन सा कैपिटल शामिल किया जाता है, तो सब्सक्राइब नहीं शामिल किया जाता है, इशूड नहीं शामिल किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शामिल किया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल शामिल किया जाता है। जितना आप पैसा देंगे वही ना उसके शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर कैपिटल शामिल किया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल शामिल किया जाता है। जब्त अंश खाता का शेष, यानी जब हम किसी शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं तो उसका जो पैसा होता है वो मेरे पास फॉरफिचर में रहता है। और जब फॉरफिट किए हुए शेयर को रीइशू करते हैं, लिख दिया देखिए, पुनः जारी करने पर, यानी जब हम उसको रीइशू कर देते हैं तो उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जिस शेयर को फॉरफिट किया गया है और फिर उसको रीइशू कर दिया गया है, तब उसके पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कहाँ डालते हैं, जिस शेयर को फॉरफिट किया गया है और फिर रीइशू किया गया है उसके पैसे को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और जिस शेयर को फॉरफिट किया गया है लेकिन उसे रीइशू नहीं किया गया, उसके पैसे को हम शेयर फॉरफिचर में ही रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस शेयर को फॉरफिट कर लिए बट रीइशू नहीं किए हैं, उस शेयर का पैसा शेयर फॉरफिचर में ही रहेगा। लेकिन जिस शेयर को फॉरफिट कर लिया और फिर उसको रीइशू भी कर दिया है, उसके फॉरफिचर मनी जो बैलेंस फॉरफिचर बचेगा उसमें, अगर बचा तो कैपिटल रिजर्व में उसे ट्रांसफर करेंगे। और इसका एंट्री बनता था शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे देखेंगे कि अंश जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद में के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम्स। शेयर फॉरफिचर को आप किस हेड में दिखाते हैं, कौन सा आइटम के अंदर दिखाते हैं, तो शेयर फॉरफिचर को जो हम दिखाते हैं वो करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं दिखाते फॉरफिचर में। जब भी हम फॉरफिचर को दिखाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। रुकिए, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग गलत लिखा दिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखा है, नहीं शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा होगा उसको कहाँ दिखाएंगे, तो शेयर फॉर फ्यूचर के पैसे को हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, ठीक है। और शेयर फॉर फ्यूचर का जो पैसा होता है जिसको हम रीइशू कर देते हैं, तब वो पैसे को हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शेयर को फॉरफिट किए और फॉरफिट करके रीइशू नहीं किए, तब वो पैसा दिखेगा शेयर कैपिटल में। और जब उस फॉरफिट किए हुए शेयर को रीइशू कर दिए, तब उसका पैसा दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो जब फॉरफिट, यहाँ फॉरफिट ही कहीं लिखा है, रीइशू के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो जब हम फॉरफिट कर लेते हैं तो वो दिखेगा शेयर कैपिटल में, ऐड होता है शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। और जब हम इसको रीइशू कर देते हैं तब इसका पैसा चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। बट रीइशू का नहीं बोला, इसलिए हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस इसमें नहीं मान रहे हैं, सीधा शेयर कैपिटल लिख दे रहे हैं। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है? अगर कोई कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचती है, यानी प्रीमियम में बेचती है, तो ये प्रीमियम का अमाउंट उसके लिए फ़ायदा है कि घाटा है, यानी इसको किस नाम से बोलेंगे? फायदा तो है। अब फायदा में दो चीज़ लिखा है, प्रॉफिट भी है क्या कैपिटल गेन। एसेट तो हो नहीं सकता, लायबिलिटी हो नहीं सकता, प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलर नहीं आता है ना। क्या जरूरी है कि आप डिवेंचर बेचेंगे और हर बार प्रीमियम में बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं कर सकते? इसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, रेगुलर होने वाला प्रॉफिट नहीं है। और ये कैपिटल प्रॉफिट होने के कारण ही इसके पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। डिवेंचर जो कि मात्र सुपुर्द कर देने से हस्तांतरित हो जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? बोलता है डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाई ओनली डिलीवरी आर। जैसे हम डिलीवर करेंगे वैसे वो ट्रांसफरेबल है, यानी किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो रजिस्टर्ड हो नहीं सकता, फर्स्ट डिवेंचर हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। कौन सा डिवेंचर है? तो बियरर डिवेंचर ऐसा डिवेंचर होता है जो ट्रांसफरेबल है, जिसके हाथ सर्टिफिकेट उसी का ये डिवेंचर, जिसके हाथ सर्टिफिकेट उसी का ये डिवेंचर, जिसके हाथ सर्टिफिकेट उसी का ये डिवेंचर। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया गया तब क्या होगा? अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए अगर किसी डिवेंचर को हम खरीदते हैं और उसको तुरंत में कैंसिल नहीं करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर्स को खुद बेचते हैं और तुरंत उसको कैंसिल नहीं करते हैं, तो वो करेंट एसेट बन जाता है। क्या बनता है? करेंट एसेट्स बन जाता है। क्या बनता है? करेंट एसेट्स बन जाता है। आउन डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच। बोलता है कि आउन डिवेंचर, अपना डिवेंचर किसको बोलते हैं? आउन डिवेंचर कौन डिवेंचर होगा? बोलता है आउन डिवेंचर वो डिवेंचर होगा जिसे जिसे कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है। यानी कोई डिवेंचर को अगर कंपनी खरीदती है और बेचती नहीं, इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रख लेती है, तो ऐसे डिवेंचर को आउन डिवेंचर बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी डिवेंचर को कंपनी खरीदती है और इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रख लेती है, तो ऐसे डिवेंचर को कौन सा डिवेंचर बोलते हैं? आउन डिवेंचर बोलते हैं, अपना ऋण पत्र बोलते हैं। पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ, पेटेंट राइट क्या किसका एग्जाम्पल है? तो पेटेंट राइट एग्जाम्पल है इनटेंजिबल एसेट का। पेटेंट हमारा इनटेंजिबल होता है ना, दिखाई नहीं ना देता है, ये पावर है। तो पेटेंट राइट किसका एग्जाम्पल है? इनटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टिंग, फर्स्ट प्रोडक्ट तो ही नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स का, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना, उसका सबसे लास्ट में बनता है फाइनल अकाउंट। आप लोग सब जानते होंगे फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है, इसलिए अंतिम उत्पाद बोला जाता है, सकता है फाइनल प्रोडक्ट बोला जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल मॉनेटरी वैल्यू लिखा जाता है, रुपये पैसे का, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं लिखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अंदर आपको केवल रुपया पैसा का वैल्यू लिखना है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू लिखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर केवल मॉनेटरी वैल्यू को लिखा जाता है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू को नहीं लिखा जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित करता है कौन? इशू करेगा कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये देखना है। तो कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट, अच्छा, किसके लिए जारी होता है? किसके लिए जारी किया जाता है? तो डायरेक्टर के लिए नहीं, तो डायरेक्टर को पता रहता है, ऑडिटर को पता है, मैनेजमेंट को पता है। तो कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, किसकी जानकारी, किसको जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है? तो शेयर होल्डर को जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट शेयर होल्डर को जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। आगे लिखा है वित्तीय विवरणों की तुलना में, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की किस प्रवृत्ति को इंगित करती है? यानी अगर वित्तीय विवरण को आपस में तुलना कर रहे हैं तो बिजनेस का कौन सा टेंडेंसी पता चलता है?
तो याद रखिएगा, अगर हम तुलना कर रहे हैं 2 साल के बैलेंस शीट को, 2 साल के हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को तुलना कर रहे हैं, तो इससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चल जाता है, परफॉर्मेंस भी पता चल जाता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पे हम ऑल ऑफ दीज मार देंगे कि सारे चीज़ हमको पता चल जाते हैं। जब हम 2 लोगों का तुलना करेंगे तो सारा चीज़ हमको पता चल जाता है। कौन सा अनुपात मुख्य रूप से प्रत्याय की गणना करता है, यानी कौन अनुपात है जो प्रॉफिट के बारे में बात करता है। तो इसमें प्रॉफिट नहीं, इसमें भी प्रॉफिट नहीं, इसमें भी प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट के बारे में बात करने वाले अनुपात का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिट के बारे में बात करने वाले अनुपात का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। टू बेसिक मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 मेजरमेंट है, आप लोग सब जानते होंगे। लिक्विडिटी रेशियो का 2 मेजरमेंट है, पहला होता है करेंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। कहाँ पे है? पहला होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, चौथा नहीं होगा। 2 ही रेशियो इसके हैं, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को ही हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं। करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यानी लिक्विडिटी रेशियो 2 तरह का। लिक्विडिटी रेशियो कितने तरह का? 2 तरह का, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। आगे लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, 2 बेसिस होता है अकाउंटिंग का, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। उपार्जन आधार तब होता है ना जब उधार लिखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको फोकस करता है? कैश बेस अकाउंटिंग को फोकस करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको फोकस करता है? कैश बेस अकाउंटिंग को फोकस करता है, याद रखना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू का, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। बोलता है कि फर्म के विघटन पर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जिस समय फर्म डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो कैश अकाउंट में नहीं जाता है, बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रखना है, जब फर्म डिसॉल्व होता है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है और आपके पास अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस को हम लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ऐसे बैलेंसेस जो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में दिए रहते हैं उनको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट 30 क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम लोगों को जो 50 नंबर करना है वो लंबा जाएगा। हो सकता है अगर एक वीडियो में नहीं जाए तो 2 वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉडल क्वेश्चन का 3 वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंतज़ार कीजिएगा कि आपके पास कल 1 या 2 दिन में ये वीडियो आपके पास, दूसरा वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसको लेके बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आप नए हैं तो आप आराम से तैयारी कीजिए। अगर आप कुछ भी पढ़े नहीं हैं, अपनी तैयारी कुछ भी नहीं की है, तो मैं आपके लिए सजेशन दे दूं कि मेरे यहाँ एक बैच चल रहा है जो 1000 रुपये में आपको सारा सब्जेक्ट दे देगा। शायद 800 रुपया होगा उसका, अभी डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है। 800 रुपये में सारे सब्जेक्ट का स्टडी करवा देगा, तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। थैंक यू।